इंट्रा डे क्या है, और अज्यूमिंग कि कोई हलाल शेयर्स में डील कर रहा है तो क्या इंट्रा डे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कई एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आमतौर पे लोग पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर नसीम भी मौजूद है हमारे साथ। मैं आप सबके सामने तफसीलात रख रहा हूँ कि क्या होता है और इसके अंदर उलमा के आमतौर पे फतवे क्या है इस ताल्लुक से। देखिए, इंट्रा डे के अंदर हम देखते हैं कि दो तरीके होते हैं शेयर्स परचेज करने के, और जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं वो लोग इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि एक होता है डिलीवरी ट्रेडिंग और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि डिलीवरी लेता है, यानी कि एक शख्स उसे इन्वेस्टमेंट के मकसद से लेता है, या चाहे वो जो भी मकसद हो वो उसकी डिलीवरी भी ले रहा है, लेकिन यह है नॉर्मल तरीका। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे की बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस बात को अंदर दो चीजें समझनी होगी। पहले आपको पता है पेपर शेयर्स के जो पेपर्स होते थे जिसके अंदर ओनर्स के नाम चेंज होते थे, तो T+5 ट्रांजैक्शन के दिन +5 दिन बाद जाके चेंज होता था। फिर जो T+5 से 4, 3, 2, अभी 1 की भी बात आ गई है कुछ टाइम से, यानी बाद शेयर्स 1 डे में भी होते हैं और 2 डेज का भी, 1 to 2 डेज में शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। तो उससे पहले कहाँ होते हैं, उससे पहले होल्डिंग में होते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में उसके बाद आते हैं। तो यहां पर ये जो T+1 का मतलब आज अगर खरीदा तो उसे डीमैट अकाउंट में आने में 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। तो क्या सबसे पहला मसला जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर वो क्या है कि उसी दिन में सेल होना है। आदमी चाहे अपनी मर्जी से बेच दे या 3:20 पर जब शेयर मार्केट बंद होगी तो तभी ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए और इसका जो क्या मसला है समझने के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि इंट्राडे के अंदर क्या मामला होता है। हमने कुछ तफसीलात देख लिए, तो हम ये देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नंबर 1 बात यह है कि एक पर्सन के पास उसके डीमैट अकाउंट में वो चीज आती नहीं है, शेयर नहीं आता है। सेकंड दो ये कि उसका इख्तियार नहीं होता किस चीज में, कि वो एंड ऑफ द डे उसका शेयर बिकना ही है। तो चलिए यहां तक की बात हम शेख नसीम को भी साथ में लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर मैं इसके आगे की तफसीलात दूंगा। हाँ जी सर। देखिए, दो चीजें इसमें ज्यादा अहम हैं। पहली चीज तो ये कि जब आपने शेयर खरीद लिया तो आप उस शेयर को उस वक्त तक बेच नहीं सकते शरान जब तक वो शेयर आपके कब्जे में ना आ जाए। शेयर के कब्जे में आने की क्या सूरत हो सकती है? अगर वो आपके वॉलेट में आ गया, आपके अकाउंट में वो आ गया और इस तरह से आ गया कि उसमें अब आप तसर्रुफ कर सकते हैं, जिस टाइम चाहे आप उसको बेच सकते हैं दूसरे को के हाथ से। अब इसका मतलब आपका कब्जा हो गया। अगर इस तरह से आपके अकाउंट में आ जा रहा है उसके बाद ही आपके लिए जायज होगा कि आप उसे बेचें, लेकिन जब तक आपके अकाउंट में नहीं आया है वो सिर्फ वहमी होता है और उसमें बहुत ज्यादा धोखा होता है। तफसीलात आपको मालूम होंगी कि कई दफा आदमी शेयर खरीदता है, बस सिर्फ नाम का होता है कि मैंने खरीद लिया, उसके अकाउंट में कुछ नहीं आता है। अब वो सामने से जो है वो कंपनी उसका शेयर बेच भी देती है, उसने खरीदा भी, उधर बिक भी गया, उसके पास आया भी नहीं। तो खुलासा ये कि अगर वो शेयर आपके अकाउंट में नहीं आता है, उससे पहले अगर उसे बेचा जाता है तो ये बेचना जायज नहीं है, बैओ माला यमलिक है। इसी तरह से अलबै कब्ल अल कब्ल है जो कि जायज नहीं है। तो ये पहला मसला। दूसरा मसला कि अगर आपने शेयर खरीदा तो सेम डे में क्या आप उसे बेच सकते हैं? आप बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर आपके कब्जे में, आपके अकाउंट में आया तो आप सेम डे में बेच सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपनी की जानिब से इस तरह की शर्त है कि अगर हमारी कंपनी में आपने शेयर लिया तो एंड ऑफ द डे आपको बेचना ही होगा, अगर आपने नहीं बेचा खुद से तो हम बेच देंगे, ये शर्त जायज नहीं है। ये शर्त इसलिए जायज नहीं है क्योंकि जो मुक्तदल अक्द के खिलाफ जो शर्त हो वो शर्त जायज नहीं होती है। मुक्तदल अक्द का मतलब क्या है? किसी चीज के खरीदने का तकाजा ये है, जैसे मैंने ये कलम खरीदा, अब इसका मतलब मैं इसका मालिक हूं। जब मैंने खरीद लिया तो मैं इसका मालिक हूं,
मैं जैसे चाहूं इससे फायदा उठाऊं, जब चाहूं किसी को दे दूं, जब चाहूं ये बेच दूं। ये मुक्तदल अक्द है, यानी मुकम्मल तौर से मेरे होल्ड में ये चीज आ गई। लेकिन अगर मुझे किसी तरह मजबूर किया जा रहा है कि नहीं इससे आप ऐसे, ये कलम तो खरीद लो लेकिन आप इससे लिख नहीं सकते, सामने वाला बोले कि कलम आप खरीद लो मुझसे लेकिन इस शर्त के साथ कि आप लिख नहीं सकते, इस शर्त के साथ कि 2 घंटे के बाद आपको इसे बेच देना है, तो ये अक्द का जो तकाजा होता है उस तकाजे के खिलाफ है, लिहाजा ये शर्त जायज नहीं है। जी 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 जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जेड भाई रिमूव हुए हैं किसी वजह से, अभी इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे। तो शेख जी आ गए। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी शहबाज भाई पूछ लीजिए। जी जेड भाई। शेख असल में शेयर मार्केट का जो मकसद था ना वो इन्वेस्टिंग का था कि लोगों से जो है सरमाया लिया जाए और अपने कारोबार में लगाया जाए। अच्छा, तो वो एक मिनट शहबाज भाई, मैं आपको होल्ड कर, शहबाज भाई मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि वो इंट्राडे वाला टॉपिक इनकम्प्लीट है ना, थोड़ा कंप्लीट हो जाए फिर बाद में ठीक है न्यू टॉपिक। ओके जी, तो मैं जो पावर पॉइंट बता रहा था मैं जरा कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे शेयर्स पता चलेंगे, तो वो आपको बताया गया है कैसे जो है हलाल शेयर्स आप तलाश कर सकते हैं पिछली स्ट्रीम्स में हमारी, तो आप देख सकते हैं तरक्की वाली स्ट्रीम्स जा करके। ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में कुछ बातें और शेख से भी एक बात पूछूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जरा कंफर्म करें कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है शेख फिर एक बार। जी हाँ आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्राडे और रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जी, जो शेख बता रहे थे कि ये जो मजबूरी वाला मामला है कि 3:20 पे आपके शेयर्स बिक जाएंगे, शेख मैं तभी डिस्कनेक्ट हो गया था, वो लाइन आप प्लीज रिपीट कर देंगे। मैंने ये बताया कि ये जो मुक्तदल अक्द के खिलाफ है, अक्द का और बै का एक तकाजा होता है, ये उसके खिलाफ है। अक्द का बै का तकाजा ये है कि जो मुश्तरी है वो सामान का मालिक हो जाता है, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे, उसको जैसे भी चाहे कानून के दायरे में रहते हुए, शरीयत के कानून के दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करे। अब अगर उसे मजबूर किया जा रहा है कि नहीं आपको इसे बेचना ही है या आपको इससे फायदा नहीं उठाना है, आप इसे इतने दिन तक अपने पास नहीं रख सकते, तो ये उसके अक्द के तकादे के खिलाफ है, इसलिए शर्त जायज नहीं। सही बात है। तो यहाँ पर अब ये जो इंट्राडे के अंदर कई प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके अंदर पोजेशन वाली एक बात का क्वेश्चन उठा, हम उस बारे में थोड़ा और डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि वो एक और चीज एंगल से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन। लेकिन दूसरा जो एंगल है कि वो चीज का पोजेशन यानी कि वो चीज की मिल्कियत, ओनरशिप उसकी बराबर थी ही नहीं। ओनरशिप का मतलब क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, मैं जैसे चाहूं उसको बेचूं, गिफ्ट दे दूं, मेरा मोबाइल है, तो क्या ऐसा इख्तियार है वो इंट्राडे वाले के पास? क्या इख्तियार है? तो नहीं है, वो तो बेचारा मजबूर है, उसके पास एक दिन जितना इख्तियार है, एक दिन के अंदर अंदर जब बेचना है बेच लो, नहीं बेच पाए एक दिन के अंदर तो एंड में बिक जाएगा खुद ब खुद। इख्तियार है क्या उसके पास? इख्तियार नहीं है। तो ये तो एक पहला प्रॉब्लम है ही। इंट्राडे के अंदर हम देखते हैं कि ओनरशिप वाला मसला जो है, ये भी एक बात है जो काबिल गौर है कि अब यहाँ पर जो T+1 के अंदर वो जाके डीमैट अकाउंट में आता है। हम इस बारे में थोड़ा डिस्कशन और करेंगे थोड़ी देर बाद, मैं कुछ एक एंगल शेख के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहां पर हम एक और चीज क्या देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये जो ये सेबी का आप ये देख रहे हैं सर्कुलर कि इंट्रोडक्शन ऑफ T+1 रूलिंग, जो T+2 था पहले, अभी जाकर कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले T+1 का भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया और उसी तरफ बात चल रही है। T+0 तक बात पहुंचेगी नहीं कि सेम डे जाकर सेम डे आ जाए, तो उस बारे में एक बड़ा हॉट डिस्कशन है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है मार्जिन ट्रेडिंग का। लोग अक्सर इंट्राडे में क्यों जाते हैं? जैसे हम इसकी कहानी देखते हैं आसान तरीके से। सपोज करो कि एक मिस्टर ए है जो 1 लाख रुपए लेकर शेयर मार्केट में गए, उन्होंने अपने शेयर्स खरीद लिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उनका। मिस्टर बी क्या करते हैं? मार्जिन मनी। होता क्या है इंट्राडे के अंदर, शेख आपको भी सब लोगों के लिए, कि इंट्राडे के अंदर क्या होता है, अप टू 5x लेवरेज मिलती है। अप टू 5x लेवरेज। 5x लेवरेज का मतलब क्या? ब्रोकर कहता है कि तुम्हारे पास तो है 1 लाख, लेकिन तुम 5 लाख के शेयर्स खरीद लो। बाकी 4 लाख कहां से आए? बाकी 4 लाख वो ब्रोकर किसी तरह से अरेंज करता है, उसके मेथड्स होते हैं। और हकीकत में यहां पे एक दूसरा प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उनका इंटरेस्ट एक तरह से इन्वॉल्व होता है। ब्रोकर ये क्यों कर रहा है? ब्रोकर आपको 4 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? क्योंकि अब आप 1 लाख नहीं खरीदोगे, आप 5 लाख के शेयर्स खरीदोगे और 5 लाख के शेयर्स बेचोगे, यानी उसको डबल पैसे वो मिलने वाले, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी, और 1 लाख के नहीं मिलने वाले, उसको 5 लाख के मिलने वाले। लेकिन सवाल क्या है,
इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है, अब ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया, सपोज करो शेयर्स की वैल्यू हो गई 1,10,000, तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो लेवरेज के अंदर जिसने 1 लाख लेकर गया था, लेकिन 5x लेवरेज के साथ में 5 लाख के शेयर्स खरीदा था, वो 5 लाख के शेयर्स हो गए 5,50,000 के, तो इसके पास कितना नफा हो गया? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब लोग उस लालच में होते हैं कि इंट्राडे के अंदर एक ही दिन के अंदर अंदर मैं अपनी कैपेसिटी से 5 टाइम्स ज्यादा का बिजनेस करूंगा, 5 टाइम्स ज्यादा बेचूंगा और 5 टाइम्स ज्यादा नफा कमाऊंगा। लेकिन नफा कमाने के साथ एक और चीज होती है, नुकसान भी तो होता है। सपोज करो 10,000 वैल्यू कम हो गई, 1 लाख की शेयर्स की वैल्यू 90,000 हो गई, तो इनका 10,000 का लॉस हो गया मिस्टर ए का। लेकिन मिस्टर बी जो लेवरेज यूज कर रहे हैं, उनका क्या हो गया? 50,000 का लॉस हो गया, यानी नफा भी ज्यादा, नुकसान भी ज्यादा। अब उनके वो जो 1 लाख है वो एक तरह से उसके अंदर से ही एडजस्टमेंट होगा, यानी 50,000 का लॉस हुआ तो वो 1 लाख लेके गए थे, अभी 50,000 उनके हाथ में बच गए, 50,000 का लॉस हो गया। कमाने के लिए 50,000 कमा लिए, गवाने के लिए 50,000 गवा दिए। अब ये जो 5x की लिमिट है, इसके अंदर भी आप देखोगे कि ये लिमिट जो है 5x की सितंबर 2021 में हुई, जब सेबी ने आकर के उसके अंदर रोक लगाई। नहीं तो मार्जिन मनी 40 टाइम्स 50 टाइम्स तक मिल जाता था। आप देख रहे हैं ये आर्टिकल में 40 टाइम्स, यानी आदमी 1 लाख लेकर गया है, 40 लाख का ट्रेडिंग कर रहा है। अब आपके जहन में आया होगा शायद कि अरे 40 लाख की ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ब्रोकर को क्या डर नहीं होता कि वो 40 लाख पे नुकसान करेगा? तो नहीं, उसके अंदर उन्होंने अपने सेफ्टी मेजर्स रखे कि उसके 1 लाख खत्म हो जाए, 1 लाख तक नुकसान कर सकता है, यानी पूरा 1 लाख लेकर गया था, 1 लाख गवा बैठे, वो उसके नुकसान की लिमिट है। हाईली वोलेटाइल मामला होता है, एक दिन के अंदर अंदर वो एक बिजनेस के अंदर पार्टनर बना, एक दिन के अंदर अंदर मजबूर है बेचारा कि वो एक दिन के अंदर अंदर बेचेगा। अब इसके अंदर क्या है मामला? ये जो लेवरेज वाला सिस्टम है, इस वजह से लोग इंट्राडे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उलमा का क्या फतवा है इंट्राडे के ताल्लुक से? तो हम देखते हैं इस्लामिक फिक काउंसिल जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग की है, उसका फतवा मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये हराम है। किस वजह से? पहली वजह सूद की वजह से, इसमें सूद है, भले ही वो कोई चार्जेस के अंदर बिल्ट इन होता है। नंबर दूसरी वजह ये होती है कि इसके अंदर वो जो कर्ज मिल रहा है वो एक शर्त के साथ कर्ज मिल रहा है। अच्छा, ये टॉपिक मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के टाइम पर भी लिया था, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर भी सेम मसला लेवरेज वाला, और बल्कि फॉरेक्स के अंदर लेवरेज ज्यादा मिल जाती है। यहाँ पे लेवरेज कितनी? 5x तक की लिमिट आ गई। तो यहाँ पर ये कायदा है ला यहिल्लु सलफुन व बैउन, कि हलाल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज और तिजारत, यानी कि आदमी कर्ज शर्त पे दे रहा है कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा। अब वो ब्रोकर ऐसे तो नहीं दे रहा है कि जाओ 5 लाख लो, जो भी जरूरत है अपनी पूरी करो, और फिर सामने वाले ने अपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वैसा मामला नहीं होता है। उस शर्त पे दिया हुआ होता है कि तुम ये शेयर्स खरीद रहे हो, उसके लिए है, इसके लिए मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूं। और इसके अंदर कई सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। मार्केट में वोलेटाइल हो जाती मार्केट। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आदमी 1 लाख लेकर गया था, वो 1 लाख जितना मार्केट को हिला सकता है, लेकिन लेवरेज की वजह से 5 लाख जितना हिलाने की कैपेसिटी हो गई। और ये लिमिट आने के बाद, लिमिट आने से पहले तो 1 लाख लेकर के 40 लाख तक का मार्केट को हिला सकता था। यानी कि ज्यादा फ्लक्चुएशंस की वजहों में से एक बड़ी वजह लेवरेज है। एक वजह तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थी, एक वजह लेवरेज है। तो ये इस ताल्लुक से हमने बातें देखी। मैं डॉक्टर नसीम से भी सुनना चाहता हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा जो मैं इसी ताल्लुक से रिलेटेड मौजूद है। जी, जो बातें आपने नकल की मुजम्मा के हवाले से, वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। कि वो जो बीच में ब्रोकर होता है वो कर्ज देता है। पहली बात तो वो सूदी कर्ज होता है, अदम जवाज के लिए ही काफ़ी है। दूसरी बात, वो कर्ज इस शर्त पर देता है कि आपको इसे खरीदना है। तो ये बैउन व सलफुन, ला यहिल्लु बैउन व सलफुन के अंदर ये चीज़ दाखिल है कि वो कर्ज इस शर्त पर दे रहा है कि मैं उसी वक्त दूंगा जब आप ये चीज़ खरीदोगे। तो इब्तिदा में ही इसके अंदर 2 खराबियां आ गई, और दोनों की वजह से किसी एक की वजह से भी ये चीज हराम हो जाती, जबकि इसके अंदर 2 खराबियां इब्तिदा ही में आ गई। जबकि आगे की और जो चीजें हैं, बाद में उसका कब्ज ना होना, कब्ज से पहले बेच देना, या ये शर्त होना कि आपको एंड ऑफ द डे बेचना ही है, वो खराबियां तो बाद में आई। शुरू में ही 2 खराबियां हो गई, बैउन व सलफ, एक ही मामले के अंदर, और दूसरा ये है कि इसके अंदर सूद होता है। शेख, अब यहाँ अहम मसला जो यहाँ पर जो लोग फिल्ट्रेशन करते हैं उनमें भी इस मौजू पर इख्तलाफ है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने 2 बातें देख ली। इंट्राडे हराम है, नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 2 लेवरेज हराम है। हमने दोनों चीजों देख लिया। अब आते हैं कि किसी ने डिलीवरी तौर पर खरीदा है, यानी कि शेयर्स इंट्राडे सिस्टम से नहीं खरीदा जिसके अंदर एक दिन के आखिर तक उसके अकाउंट से चले जाएगा,
बिक जाएगा, सेटल हो जाएगा। अब उसने डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि वो शेयर्स की को ओनरशिप लेने के एतबार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शेयर्स की ओनरशिप उसके डीमैट अकाउंट में कब आएगा? अगले दिन आएगा। अब यहां पर जो फिल्ट्रेशन सर्विसेज है उनमें दो अलग अलग राय है। एक तरफ वो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम्हारे डीमैट अकाउंट में ना आए तब तक तुम नहीं बेच सकते। दूसरे तरफ वो लोग वो कहते हैं पैसे तो इसके चले गए, इख्तियार तो इसके पास आ गया है, यानी कि वो जो शेयर्स जो है जो उसके भले डीमैट अकाउंट में नहीं आए, लेकिन उसके अंदर एक और चीज होती है कि उसके शहबाज भाई आप इस बारे में और तफसील भी मेंशन कर सकते हैं कि उसके होल्डिंग में तो आ गया है। अब वो उसे बेच तो सकता है, पैसे भी पूरे लग गए। अब वो जमाना था जब पेपर पे शेयर्स ट्रांसफर होते थे, अब वो सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम में तो बात आ रही है, यानी डिजिटलाइज मामला हो गया है और उसको और फास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन पैसे तो आपके अकाउंट से पूरे चले गए, और जो शेयर्स आपके अकाउंट में आए उसके अंदर भाव बढ़ेगा घटेगा, उसके नफे और नुकसान के जिम्मेदार अब आप हो पूरी तरह से, अब किसी और की बात है ही नहीं। तो यहां पे सवाल क्या है हमारा कि क्या उसे अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा, या जिसे कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, हाँ, यानी कि कल तक अगर अपने डीमैट अकाउंट में आया तो कल ही बेच पाएगा, या हो सकता है कभी कभार 2 दिन बाद अकाउंट में आए तो 2 दिन बाद बेच पाएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि इस बारे में कौन सी राय ज्यादा मजबूत होगी, किस तरफ हमें लोगों को गाइड करना चाहिए? जी शेख। देखिए, जब तक वो आपके अकाउंट में नहीं आता है तब तक बेचने का इख्तियार नहीं है आपके पास। अकाउंट में ना आने का सीधा मतलब है कि आपके कब्ज में नहीं आई वो चीज। ठीक है, आपने उसको उधार में आप अभी खरीद लिया, आपने पे कर दिया, वो बाद में आएगा, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। लेकिन आने से पहले, आपके अकाउंट में आ जाने से पहले अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो फिर ये जायज नहीं होगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे बात ये कि जो डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहा है, अगर उसने शेयर्स खरीद लिया है और उसके डीमैट अकाउंट में नहीं आया है तो एहतियात का तकाजा भी है। और शेख का क्या कहना ये है कि जी मेरी वीडियो शायद लैग हो रही है, लेकिन आपको सुनाई दे, आवाज बराबर आ रही है, वॉइस क्लियर है, वीडियो लैग हो रही है। जी हाँ। तो जहां तक ये सवाल है कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में नहीं आया है तो शेख डॉक्टर नसीम भी उसी तरफ ये है कि भाई मत बेचो। और इसके अंदर एहतियात का मामला भी बहुत अहम होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई चीज होती है जो हलाल वाजे होती है, हराम वाजे होती है, दरमियान में शक वाली बातें भी होती है कि यहाँ पे कभी कभार कुछ मसाइल में शक भी होता है। तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर शेख डॉक्टर नसीम तो ये बता रहे हैं कि जब तक आपके पोजीशन में आए, क्योंकि आपको पता होगी, आपने शायद ये स्ट्रीम्स देखी है तो आपने सुना होगा ये हदीस कई बार कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल नहीं है, हाँ, ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, रिबहु मालम तज़मन, नफा हलाल नहीं होता जब तक आपके जमानत में नहीं आ जाए, आपके पोजेशन में ना आ जाए। देखिए, एक होता है ओनरशिप, आपके ओनरशिप में ना आ जाए, कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने खरीदा दिल्ली से कोई चीज, अब दिल्ली से मैंने खरीद लिया, वो निकल चुकी है वहां से, मैंने ओनरशिप मेरी हो गई है, मेरे नाम पे बिल बना है, और ट्रांसपोर्ट में अगर कुछ हो गया तो नुकसान का मालिक मैं हूं, मेरी ओनरशिप है, लेकिन मेरे पोजीशन में नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे पोजीशन में। आवाज भी आपकी रुक रही है, थोड़ा सा वॉइस भी ब्रेक हो रही है अभी आपकी, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। मैं कैमरा स्टॉप कर देता हूं अभी। हाँ, अभी आ रही है जी हाँ जी। तो मैं बता ही रहा था कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है दिल्ली से, अब वो दिल्ली से मुंबई आ रहा है, और दिल्ली से मुंबई आने में मान लीजिए 2 दिन लगेंगे। अब वो मेरा हो गया, मैंने उसे खरीद चुका हूं, पेमेंट भी किया हो नहीं किया हो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सवाल क्या है कि यहाँ पर रास्ते में अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूं, लेकिन पोजेशन नहीं है। तो पोजेशन जब नहीं है तो फिर क्या होगा? वैसी चीज बेचने से शरीयत ने मुझे मना किया। यानी कि सिर्फ मालिक होना काफी नहीं है, उसका कब्जा भी होना जरूरी है, उसका पोजेशन भी होना जरूरी है। हम लोगों ने इस टॉपिक पे लंबे डिस्कशंस ऑलरेडी किए हैं। तो यहाँ पे उसी कायदे के तहत शेयर्स जब तक आपके डीमैट अकाउंट में ना आ जाए तब तक ना बेचें, ये बात आपके सामने रखी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि बात सब लोगों के लिए वाज़ेह हुई होगी। अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह सवाल जवाब के दौरान, अभी जो स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।